अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं एहसान और आज हम टॉपिक है इनहिबिशन के हवाले से वो सीखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। और कभी सोचा है कि मतलब एंजाइम जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत ही मैजिकली काम करते हैं और मतलब सेकंडों में जो है वो कई कई हज़ार प्रोडक्ट्स जो है वो बना लेते हैं और इतना जल्दी जो रिएक्शन का स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये चीज हम हमेशा जहन में आती है कि भाई फिर इसके कंट्रोल भी तो होना चाहिए। ये तो नहीं है कि जब भी एंजाइम को सबस्ट्रेट मिले और वो काम करना शुरू कर दे हमें वो प्रोडक्ट्स उस अमाउंट में चाहिए ही नहीं होंगे जिस प्रोडक्ट अमाउंट में वो बना रहा है। तो लाजमी बात है कोई चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है हमारी बॉडी को इस एंजाइम को एक्टिव भी करने की जरूरत है और इनएक्टिव भी करने की जरूरत है। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, इसको कहते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जिसमें कोई चीज कब एक्टिव होगी और कब एक्टिव नहीं होगी, कब वो ऑन होगी कब वो ऑफ होगी, या कब वो काम करेगी और कब वो काम नहीं करेगी, इसको बायो की जुबान में बोलते हैं रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? रेगुलेशन। तो अभी जब हम फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे अपने एंजाइम्स के रेट को जो इफेक्ट करने वाले थे, तो उनमें हमने देखा था कि टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और एंजाइम कंसंट्रेशन है, ईटीसी जो कि इस एंजाइम के रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें उस एंजाइम को एक्टिव रख, जब हमें जरूरत हो कि अब इस एंजाइम ने एक्टिव होना है, अभी हमें ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, तब वो एंजाइम एक्टिव हो। जब हम कहते हैं कि नहीं अब ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, इस एंजाइम को बंद होना चाहिए, तो वो बंद करने के लिए हम अपने बॉडी में टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। देखो, बंद करने के लिए या तो टेम्परेचर चेंज करें, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अगर एंजाइम रुक भी गया तो हमारे बॉडी के जो बाकी स्ट्रक्चर हैं वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी तो आइसोथर्मल कंडीशन पे काम करती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आइसोथर्मल कंडीशन टेम्परेचर उनका तकरीबन सेम रहता है। अपनी एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है 37-38, ये हमारा आइसोथर्मल कंडीशन है। इसी तरीके से पीएच को भी हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि आप पीएच जो है वो एंजाइम को रोक सकते हैं, लेकिन पीएच अगर चेंज हो जाए तो बाकी हमारे जो सेल्यूलर मैकेनिज्म्स हैं वो भी तो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तो पीएच से ही अफेक्ट हो सकते हैं। तो हम हर बार सेल में स्पेसिफिकली पीएच भी चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह सबस्ट्रेट मजीद नहीं डाल सकते या सबस्ट्रेट कम भी नहीं कर सकते। एंजाइम को तो हम डाल ही नहीं सकते, क्योंकि एंजाइम को तो हमने रोकना है, उसके काम को रोकना है। तो एंजाइम कम या ज्यादा तो हम कर नहीं सकते, हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम है। तो इस मसले को हल के लिए कुदरत ने ना हमारे बॉडी के अंदर बहुत खूबसूरत निजाम रखा हुआ है, ठीक है। और वो निजाम क्या है? वो निजाम है हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन का। इनहिबिट से वर्ड निकला है। इनहिबिट का मतलब क्या होना? रोकना, ठीक है ना, किसी चीज को स्टॉप कर देना। इसी तरीके से एंजाइम इनहिबिशन क्या है? एंजाइम इनहिबिशन में बेसिकली हम उस एंजाइम को कंट्रोल कर रहे हैं, उस एंजाइम को रोक रहे हैं, उस एंजाइम को अपना काम करने से रोकते हैं। वो हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन है और ये हमारे पास नॉर्मल रेगुलेशन का पार्ट है। कोई भी एंजाइम हो वो इनहिबिट भी होगा और वो हमारे पास एक्टिवेट भी होगा। एक्टिवेट हो गया तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलते हैं, एक्टिवेट ना हुआ तो हमारे पास एंजाइम ऑफ रहता है। और ये हमारे बॉडी में हर वक्त हर एंजाइम एक्टिव तो नहीं होता, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, हालात पे डिपेंड करता है, सेल्यूलर इन्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट हमें चाहिए। उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम जो है उसको एक्टिव इनएक्टिव करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो हमारी बॉडी में या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है उसमें कुदरत ने एक कॉन्सेप्ट रख दिया है एंजाइम इनहिबिशन का। किसका? एंजाइम इनहिबिशन का, कि ये जो एंजाइम्स हैं ये कंट्रोल कैसे होते हैं, किस तरीके से ये कंट्रोल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि व्हाट इज इनहिबिशन या व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन, सो द फिनोमेना इन व्हिच एन एंजाइम fails to catalyze its substrate and convert it into products, that is called inhibition। आम लफ्जों में बता दें, बाकी तो बुक में वो जो लाइनें लिखी हैं वो याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आम लफ्जों में बता दें तो वो फिनोमेना जिसमें एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाता, उस काम में फेल हो जाता है, कैटालाइसिस में फेल हो जाता है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। ये तो हो गया एंजाइम इनहिबिशन।
तो इस एंजाइम इनहिबिशन के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज होते हैं। वो केमिकल्स बेसिकली उस एंजाइम को एक्टिव और इनएक्टिव करते हैं। पहले भी बात की थी कि हम वहां पे पीएच डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम वहां पे टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो उस एंजाइम को रोकने के लिए एक और जो तरीका है वो हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। स्पेसिफिक वो मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम इनहिबिशन में एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एंजाइम को रोकते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं इनहिबिटर्स। इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स। तो इनहिबिशन और इसी से रिलेटेड है एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स क्या होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक एंजाइम को कैटालाइसिस से स्टॉप करवाते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम इनहिबिशन में एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, उसको बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। कई इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर्स के तौर पर होती हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और अगर बॉडी के अंदर नॉर्मल इनहिबिशन हो रही है तो दैट्स गुड, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है, जो नॉर्मल पार्ट ऑफ द रेगुलेशन है। लेकिन बाज दफा यही इनहिबिटर्स अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स के तौर पर आ जाए, बाहर से कोई इनहिबिटर आ जाए जिसको हमारे बॉडी में जरूरत नहीं होती, एक ऐसी चीज जो कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो बाहर से आके हमारे अंदर जो नॉर्मल काम करने वाले एंजाइम है जिनको एक्टिव होने की जरूरत होती है, उन्हीं को जाके वो इनएक्टिव कर दे, उनको इनहिबिट कर दे, तब हमारी जिंदगी के लिए खतरा पैदा होता है, तब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खतरा पैदा होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, वो सुनने में आता है, देखने में आता है, फिल्मों में देखते हो कि फलाने बंदे ने जहर खा लिया। क्या कर लिया? जहर खा लिया। तो अब वो जहर खाने के बाद अगर वो पैरालाइज हो जाता है या वो मर जाता है, तो इट्स मीन कि ये जो जहर है, ये जो पॉइजन है, वो हमारे पास एज अ इनहिबिटर काम करता है, एक एंजाइम इनहिबिटर के तौर पर वो काम करता है, और वो डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं उनको स्टॉप करवा देता है, जो कि जिंदगी के लिए काफी जरूरी एंजाइम्स होते हैं, उनको स्टॉप कर देता है, और इस तरीके से एंजाइम अपना काम छोड़ देते हैं, लेकिन वो डेंजरस टू द लाइफ हो जाती है। एक और जहर का नाम सुना होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो दिल जले में वो जो शाका जो है, या वो जो ग्रुप है, जब वो पकड़े जाते हैं तो वो साइनाइड की गोली खा लेते हैं। तो वो जो साइनाइड है वो भी हमारे पास एक जहर है, इनहिबिटर के तौर पर काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है, लेकिन वो हमारे पास क्या है? इनहिबिटर है। इसी तरीके से कुछ इनहिबिटर्स जो होते हैं हमारे लिए इनहिबिटर्स नहीं होते, लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए होते हैं। जैसा कि हमें बीमारी हो जाती है, कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया आके हमारे अंदर बीमारी काज करना शुरू कर देता है, तो हम डिफरेंट ड्रग्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, सल्फा ड्रग्स लेते हैं। तो वो जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली उस बैक्टीरियल एंजाइम्स के लिए एज अ इनहिबिटर काम करते हैं। वो ड्रग्स जाके उस बैक्टीरियल एंजाइम को, जो कि एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो है वो जिंदा है, या वो ग्रो कर रहे हैं, या वो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, उन एंजाइम्स को जाके वो ड्रग्स इनहिबिट करते हैं, उनको रोकते हैं। कैसे रोकते हैं वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो ऊपर लेवल पे, लेकिन वो जो ड्रग्स हैं वो भी इनहिबिटर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, वो भी एंटी मेटाबोलाइट्स भी इनहिबिटर के तौर पर काम कर सकते हैं। एंटीबॉडीज हमारी इम्यूनिटी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी का। तो वो इम्यूनिटी में बेसिकली जो बीमारियों के खिलाफ हम एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं, हमारे बी सेल्स, आगे इंशाल्लाह चैप्टर है अलग से इम्यूनिटी पे, उस पर देखेंगे। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एंटीबॉडीज का, और वो एंटीबॉडीज भी बेसिकली इनहिबिटर है, वो भी एक एंजाइम को इनहिबिट कर रही होती है। तो ऐसी कोई भी मॉलिक्यूल जो कि एक एंजाइम को इनहिबिट करे उसको बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। बाहर से आया, अंदर से आया, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। अंदर अपना ही कोई मॉलिक्यूल है वो इनहिबिट कर रहा है, उससे हमें पता भी नहीं चल रहा, वो काम हो रहा है, एंजाइम इनहिबिशन हो रही है, एंजाइम एक्टिवेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बाहर से आ जाए, वो जहर के फॉर्म में हो सकता है, साइनाइड की फॉर्म में हो सकते हैं, कोई और पोल्यूशन की फॉर्म में हो सकता है, हैवी मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली क्या है, हर वो चीज जो कि एंजाइम को अपने एक्शन से रोक दे, दैट इज एंजाइम इनहिबिटर। और वो प्रोसेस जिसमें एक एंजाइम कैटालाइसिस नहीं कर सकता, एक एंजाइम जो है वो फेल हो जाता है एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उस फिनोमिना को बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो समझ आ गई कि एंजाइम इनहिबिशन ये कितना इंपॉर्टेंट है।
तो होप सो के मतलब इतना बहुत है एंजाइम इनहिबिशन को थोड़ा बहुत समझने के लिए कि व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन। ठीक हो गया, तो होप सो के समझ आ गए। कई सारे एग्जांपल है, देखिए इनहिबिटर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। हमारे पास साइनाइड्स हैं, हमारे पास पॉइजन्स है, जैसे कि स्नेक वेनम है, सांप काट ले तो उसके जो सलाइवा में भी हमारे पास बेसिकली पॉइजन होता है। वो पॉइजन जो हमारे जो मसल्स को है वो क्या कर देता है, उसको पैरालाइज कर देता है, मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, हमारे दिल काम करना छोड़ देते हैं, और इस तरह का सीन होता है। तो स्नेक वेनम वो हमारे पास एक पॉइजन की सूरत में चूहे मार अद्वियात पॉइजन होती है। तो इसी तरीके से साइनाइड्स इसकी एग्जांपल है इनहिबिटर्स में, और जो भी सल्फा ड्रग्स इसकी एग्जांपल्स हैं। हमारे पास पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो इसकी एग्जांपल है, एंटी मेटाबोलाइट्स इसकी एग्जांपल है, एंटीबॉडी इसकी एग्जांपल है। तो ये सारे इसकी एग्जांपल है, कुछ जहन में रख लो ताकि आगे जो है वो कहीं लिखने में मसला ना हो। तो ये समझ आ गई है ना कि इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन बेसिकली है क्या चीज, ठीक है, और इनहिबिटर्स क्या होते हैं। उसके बाद जो एंजाइम इनहिबिशन है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे आगे हम थोड़ा वन बाय वन उसको देखेंगे, ठीक है। ये जो एंजाइम इनहिबिशन है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन या फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और एक हमारे पास है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हम वन बाय वन इसको देखेंगे, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, देखो इनहिबिशन, अब अगर हम मतलब उस चीज में गोता लगा रहे हैं, समुद्र में गोता लगा रहे हैं इनहिबिशन के समुद्र में, तो वहां पे अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि भाई ये इनहिबिशन होती कैसे है, ठीक है। ये इनहिबिशन होती कैसे, उसके बारे में थोड़ी नो हाउ जो है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होगी। यहां पे बेसिकली कुछ कंपटीशन होगी, क्या होगी, हमारे पास कोई कंपटीशन होगी। तो इसके लिए देखो समझते हैं, हमारे पास बिलफर्ज ये कि एंजाइम है ये वाला, ये क्या हमारे पास एक अजीब सा एंजाइम है, लेकिन एंजाइम है, बस हमने इसको एंजाइम कहना है। और ये एंजाइम इसकी ये वाली जो जगह है, ठीक है, एंजाइम का वो वाला पार्ट जो कि कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होता है, बताओ उसको क्या कहते हैं, जरा बताओ बताओ क्या कहते हैं। वो पार्ट ऑफ एंजाइम जो कि कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं, लेकिन वो कैटालाइसिस में इन्वॉल्व नहीं होती, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करती, उनको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट्स। क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट्स। ये चीजें ना अभी जहन में रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे। ये एलोस्टेरिक साइट्स है। तो एक्टिव साइट में हमें पता है कि जब इसके पास सबस्ट्रेट आता है तो ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में, ऐसा ही है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा वो मैकेनिज्म लिख लेता हूं कि हमारे पास एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऐसा ही है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो फिर हमारे पास एंजाइम और प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से एंजाइम अपना काम करता है। तो अब यहां पे एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट आता है, उसी शेप का सबस्ट्रेट आता है और वो इसके साथ मिलता है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लगने में उसका जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चरल वैल्यू है, वो सबस्ट्रेट के साथ मिलती जुलती है, उनकी सिमिलैरिटी होती है, लेकिन प्रॉपर सिमिलैरिटी नहीं होती। मतलब उनकी शेप जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलती जुलती है। तो वो क्या होता है कि इस सबस्ट्रेट की जगह बिलफर्ज मेरे पास ये सबस्ट्रेट ब्लैक में था और मैं यहां पे इसी शेप का एक बना लेता हूं एक और मॉलिक्यूल। अब इन दोनों का ये जो सबस्ट्रेट है और एक जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम है। तो कभी कभी होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल इस सबस्ट्रेट की जगह हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल इधर आके बाइंड कर जाता है, ये वाला मॉलिक्यूल इधर आके क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। अब बाइंड करने के बाद ये एंजाइम, क्योंकि ये हमारे पास सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में, जब इसके एक्टिव साइट के पास ये मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है तो ये कहता है कि मेरे साथ कोई चीज बाइंड तो हुई है, लेकिन ये वो चीज नहीं है जिसको मैंने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पे ये एंजाइम जो है इनहिबिट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनहिबिट। तो इस मॉलिक्यूल को हम इनहिबिटर बोल देते हैं कि ये हमारे पास इनहिबिटर है, लेकिन ये कंपीट करता है, ये कंपटीशन कर रहे हैं सबस्ट्रेट के साथ। किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। तो ऐसे इनहिबिशन क्या है, ऐसी एंजाइम इनहिबिशन
जिसमें एक सिमिलर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिट करता है, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है, किसके लिए? एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के लिए। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर जो है वो स्ट्रक्चरली या स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है उसकी सबस्ट्रेट के साथ। जिस तरीके से सबस्ट्रेट दिखता है उसी तरीके से हमारे पास क्या दिखता है? इनहिबिटर, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दिखता है। इसकी में एक एग्जांपल जो है बड़ी एडल्ट टाइप की एग्जांपल है, लेकिन जहन में रखो क्योंकि बायो पढ़ रहे हो, कि बिलफर्ज एक बंदा है, एक लड़का है और उसकी जो है शादी हो रही है, लेकिन उसने अभी तक लड़की देखी नहीं है। ये बिल्कुल एक लड़की है, प्यारी लड़की है, सब कुछ है, और शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद उसको पता चलता है कि भाई वो जो लड़की की तरह दिखती थी वो असल में लड़की नहीं है, एक ट्रांसजेंडर है, एक ख्वाजा सिरा है। तो क्या मुझे बताओ कि उस तरह के इनहिबिशन के बाद, उस शादी के बाद, क्या उस लड़के के बच्चे पैदा होंगे? नहीं ना हो सकते, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो सेम इसी तरीके से ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये भी स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सबस्ट्रेट के साथ बहुत सिमिलर होता है। तो ये एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड कर लेता है और बाइंड करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बांझ रहता है। ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो वो हमारा एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट फुल हो गई है। जहां पे सबस्ट्रेट ने आके जुड़ना था वहां पे इनहिबिटर आके जुड़ गया है, लेकिन वो इनहिबिटर हमारे पास क्या है? वो इनहिबिटर हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह के इनहिबिशन को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। होप सो के समझ आ गई होगी। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जिसमें हमारे पास इनहिबिटर जो है वो उसका स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ। इसको अपने लफ्जों में लिखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए कंपैरिजन के लिए। पहली बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है तो ये एक टेम्परेरी है। ठीक है, ये नहीं है कि इनहिबिटर जाके एक्टिव साइट के साथ जुड़ गया तो फिर जुड़ गया, नहीं। ये डिपेंड करता है, ये जो लेवल ऑफ इनहिबिशन है वो डिपेंड्स ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसका तरीकाकार क्या है कि बिलफर्ज एक एंजाइम है, वहां पे अगर 3 सबस्ट्रेट हैं और 5 इनहिबिटर्स हैं, क्या है हमारे पास? एक एंजाइम है, वहां पे 3 सबस्ट्रेट हैं और 5 इनहिबिटर्स हैं, तो चांसेस किस बात के ज्यादा है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के ज्यादा है या फिर सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? खुद बताओ। रिलेटिव कंसंट्रेशन अगर सबस्ट्रेट की कम हो और इनहिबिटर्स की ज्यादा हो तो इनहिबिटर्स आके जुड़ जाएंगे किसके साथ? एंजाइम के साथ, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसके दूसरे केस में अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ा दी जाए, पहले इनहिबिटर 5 थे और सबस्ट्रेट 3 थे, अब जो सबस्ट्रेट है उसको मैं 15 कर देता हूं, तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो अब किस बात के चांसेस ज्यादा होंगे कि इनहिबिटर की जगह कोई सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ जुड़े और ये सबस्ट्रेट जो है वो दोबारा से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए और एंजाइम अपना काम करे। तो इसका मकसद क्या है कि हमारे पास ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है टेम्परेरी होती है, आर्जी तौर पर होती है। जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज टेम्परेरी वेयर लेवल ऑफ इनहिबिशन, लेवल ऑफ कौन सा इनहिबिशन? लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन डिपेंड्स ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कम खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर कम हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर कम हो जाए तो हमारे पास इनहिबिशन ज्यादा हो जाएगी। तो लाइट चली गई है, इंशाल्लाह अभी इसको मतलब हम करेंगे कंटिन्यू लाइट आने के बाद, क्योंकि काफी अंधेरा है, थोड़ा सा वेट करो। ओके, तो बिजली ने सारा फ्लो तोड़ दिया, लेकिन अभी तकरीबन 1 घंटे बाद बिजली आई है। तुम दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि लेवल ऑफ इनहिबिशन डिपेंड्स ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये जो इनहिबिटर आके जुड़ता है एक्टिव साइट के साथ, जो कि सिमिलर होता है सबस्ट्रेट के, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो हमने बात की कि वो डिपेंड करता है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, कि अगर सबस्ट्रेट ज्यादा हो तो फिर ये जुड़ने के चांसेस इसके कम होते हैं,
यहां से हमें एक और बात पता चलती है कि जो टेम्पररी है, टेम्पररी का मतलब क्या है, जितनी भी कम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो रिवर्सिबल है। वो क्या हमारे पास है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब यही है कि पक्का पक्का जाके नहीं जुड़ने वाला जो सबस्ट्रेट है वो किसके साथ है, जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के साथ पक्का पक्का नहीं जुड़ने वाला। जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये हमारे पास रिवर्स भी हो सकता है, ये काम रिवर्स हो सकता है और वहां पे सबस्ट्रेट आके जुड़ सकते हैं। वैसे भी एक्टिव साइट के साथ जो चीज जुड़ती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इस तरह के इंटरेक्शंस की वजह से जुड़ती है, तो वो वीक बॉन्ड होते हैं, तो परमानेंट हो भी नहीं सकते, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके एक एग्जांपल, और वो एग्जांपल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, मेलोनेट। कौन सी है, मेलोनेट। अब ये मेलोनेट एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ना वो काम कर सकता है। ये किस तरीके से काम कर सकता है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर की याद, ये चीजें याद रखना है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है, नॉन कम्पिटिटिव कौन सा है, फलाना फलाना जो एग्जांपल है उसमें एक एग्जांपल है मेलोनेट, इनहिबिटर है। अब बेसिकली क्या होता है, जब इंशाल्लाह हम क्रेब्स साइकिल देखेंगे अगले चैप्टर में, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन, कोई भी सेल अगर उसने जिंदा रहना है तो रिस्पायरेशन करनी है, उसको क्रेब्स साइकिल चलाना है, उसको एटीपी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो वो जो क्रेब्स साइकिल है, उस क्रेब्स साइकिल के अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां पे नाम याद ना भी रहे तो क्रेब्स साइकिल में इसको देख लोगे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये एसडीसी इसको बोलते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्रेब्स साइकिल के दौरान सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करता है, याद रखना, सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करता है, और इस तरीके से साइकिल जो है वो चल रहा होता है। ये नॉर्मल हमारे पास रिएक्शन है। तो ये जो मेलोनेट है, ये मेलोनेट भी स्ट्रक्चर के हवाले से, इसका स्ट्रक्चर और जो सक्सिनेट का स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम है, थोड़ी सी डिफरेंसेस है। तो वो हमारे पास मेलोनेट जब इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के पास आता है तो उसकी एक्टिव साइट पे मेलोनेट जुड़ जाता है। अब जुड़ तो जाता है लेकिन जुड़ने के बाद फ्यूमेरेट नहीं बनता। क्या नहीं बनता, फ्यूमेरेट नहीं बनता। तो ये जो एंजाइम है ये अपना काम करना छोड़ देते हैं। काम करने छोड़ने का मतलब क्या है कि अब वो सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसके एक्टिव साइट पे मेलोनेट आके जुड़ जाता है। मेलोनेट एक इनहिबिटर है, वैसे तो केमिकल है लेकिन यहाँ पे एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर यूज होगा। तो इसका मतलब मेलोनेट और सक्सिनेट ये स्ट्रक्चरली जो है एक दूसरे तकरीबन सिमिलर होते हैं। तकरीबन मैं नाम जो है वो ले रहा हूं, तकरीबन सिमिलर होती है। तो ये इसकी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि भाई कम्पिटिटिव इनहिबिटर की क्या इंपॉर्टेंट, इनहिबिशन जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जितना भी हमने कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया उससे हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मिली है सामने देखने को। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। उसमें सबसे पहले देखो, अगर हम एक चीज को कंसीडर करें, जब हम एंजाइम एक्शन के मॉडल देख रहे थे तो हमने कहा था कि एक लॉक एंड की मॉडल होता है और एक हमारे पास इंड्यूस्ड स्टेट मॉडल होता है। लॉक एंड की मॉडल जो है बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहा था, लॉक एंड की मॉडल कह रहा था कि जो एंजाइम है इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो एब्सोल्यूट होती है। वो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी पे बात कर रहा था। मतलब क्या है कि एक एंजाइम को, एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होना चाहिए। अगर उस सबस्ट्रेट के अलावा कोई और सबस्ट्रेट आ जाए तो वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता। और उस चीज को इंपॉर्टेंस देने के लिए, उस लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट देने के लिए हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिशन आ जाती है। कि अब ये हमने कम्पिटिटिव इनहिबिशन में देखा कि हमारे पास जो इनहिबिटर था वो स्ट्रक्चर के हवाले से वो सबस्ट्रेट के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, लेकिन वो सबस्ट्रेट ये नहीं होता, वो वाला मॉलिक्यूल ये नहीं होता। हालांकि इसके जो सिमिलैरिटी है वो ज्यादा है सबस्ट्रेट के साथ, ये आके जुड़ भी जाता है कॉम्प्लेक्स के साथ, मतलब एंजाइम के साथ जुड़ भी जाता है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनता। तो जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो सबसे पहले उसकी क्या है कि वो सपोर्ट करती है लॉक एंड की मॉडल को। किसको, लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट करती है। और आगे ये एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों, कैसे करती है। तो इनहिबिटर, हालांकि ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट का सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर में तकरीबन उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता। तो इट्स मीन कि एंजाइम्स आर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक। दूसरी बात, यही कम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम टारगेट करते हैं ड्यूरिंग ड्रग डिलीवरी। ये जो हम ड्रग्स, मतलब ड्रग्स वो वाले ड्रग्स नहीं, ये दवाइयां, मेडिसिन जो है,
तो उसमें हमारे पास एक फर्स्ट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स है सल्फा ड्रग्स। कौन से वाले? सल्फा ड्रग्स, उसका नाम, उसमें वो एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ही यूज होती है। नाम मैं बता रहा हूं, इसका नाम सल्फा ड्रग्स भी है। क्या हमारे पास सल्फा ड्रग्स भी है और सल्फानोमाइड्स भी है। सल्फोनमाइड्स, सल्फोनमाइड्स भी है या फिर सल्फा ड्रग्स। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं बेसिकली। लेकिन ये जो सल्फा ड्रग्स हैं ये भी एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज होती है। क्या होती है? एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज होती है। और इसका अगर मैं थोड़ा सा फंक्शन बता दूं, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे तो बुक में सिर्फ सल्फा ड्रग्स का नाम जो है वो मेंशन है। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट, सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसको फोलेट बोलते हैं। तो हम जो है वो फोलेट को हम बेसिकली डाइट से हासिल करते हैं, हमारे खाने में चीज प्रेजेंट होती है तो हम वहां से हासिल कर लेते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया उसको बनाते हैं अपने बॉडी के अंदर मुख्तलिफ विटामिन को यूज करके। मुख्तलिफ विटामिन को वो लेते हैं अपने सेल के अंदर और उसके बाद उस पर स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो रिएक्ट करवाते हैं और उनसे अपने लिए फोलेट बनाते हैं। सिंपल फड्डा जो है, ठीक है। तो वो हमारे पास उस एंजाइम्स के इस एक्शन को रोकने के लिए कि वो फोलेट ना बना पाए, जो बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं उसके साथ कम्पिटिटिव इनहिबिशन में सल्फा ड्रग्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? सल्फा ड्रग्स यूज होते हैं। तो ये जो सल्फा ड्रग्स है वो फिर कम्पिटिटिव इनहिबिशन करवाते हैं और उस एंजाइम को, जो बैक्टीरियल एंजाइम उसको फोलेट बनाने नहीं देते। क्या बनाने नहीं देते? फोलेट बनाने नहीं देते। तो ये भी एज अ, मतलब जो जितने कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ज्यादातर इसको एज अ ड्रग्स जो है वो यूज किया जाता है, जिसमें एक बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है सल्फोनामाइड्स या फिर सल्फा ड्रग्स के। तो यहाँ पे हमारा मेडिसिन पे है या फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है, हम जनरल चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिशन। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि हमारे पास एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर आता है जिसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के साथ बहुत हद तक मिलता जुलता है। तो वो सबस्ट्रेट की जगह वो हमारे पास एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाता है, लेकिन वो प्रॉपर वो वाला सबस्ट्रेट नहीं होता जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। तो फिर वहां से आगे कोई रिएक्शन नहीं होता और हमारा जो एंजाइम है उसका एक्शन स्टॉप हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इस तरह की जो इनहिबिशन इसको बोलते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो कि टेम्परेरी है या जो कि रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। मतलब ये रिवर्स हो सकता है, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो हमारे पास जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो कम हो सकती है। तो ये तो होगी एक तरह की इनहिबिशन। अब आते हैं दूसरी तरह की इनहिबिशन पे जिसको हम बोलेंगे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन।